Namaskar. Today we are going to start chapter number 1, Power Sharing of Political Science. Basically, the meaning of power sharing is to distribute the power between the organs of the गवर्नमेंट। यानी कि सिंपल सा मीनिंग बोला कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसके बीच में, गवर्नमेंट के ऑर्गन से उसके बीच में। यानी अलग अलग ऑर्गन्स वगैरह होते हैं जिसके बारे में हम भी आगे पढ़ेंगे कि भाई कौन से ऑर्गन है। वैसे तो बेसिकली you have just read out in earlier classes also that what are the organs of the government. ठीक है, the power sharing basic means distribution or sharing of power between the organs of the government, or if we say in a local language in a daily routine, sharing of power between groups, we can say that the powers are distributed between groups. Now, in this chapter, what we will cover mostly what are the important things, meaning of power sharing, यानी हम लोग मीनिंग पढ़ेंगे, नेचर ऑफ पावर शेयरिंग एंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। यानी कि भाई क्या क्या मीन है पावर शेयरिंग का, उसका नेचर किस हिसाब से है, और उसके अलावा हम लोग बात करें फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इनके अंदर हम लोग बात करें मीनिंग में, डेफिनेशन दो आ जाएगी भाई, एक प्रूडेंशियल और एक मॉरल रीज़न। एग्जाम्पल टू कंट्रीज़ के दिए हुए, एक बेल्जियम का और एक श्रीलंका का। यानी ये दो कंट्रीज़ के बारे में इसमें बात की गई है कि भाई एक बेल्जियम है और एक क्या है, श्रीलंका है, इनके बारे में। फिर हम नेचर के बारे में बात करें, नेचर के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग दी ऑर्गन्स ऑफ दी गवर्नमेंट। यानी डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का किन के बीच में, गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स है उसके बीच में, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है इनके बीच में। इन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, power shared among social group, power shared among political parties and pressure group। चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत इजी है, अच्छा मार्क्स गेन करने लायक चैप्टर है। अगर एक बार आसानी से इसको समझ लिया तो बाद में कोई भी इसकी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेचर और फॉर्म है वो इम्पोर्टेंट है समझना। इसके अंदर काफ़ी बार बेल्जियम मॉडल, यानी चैप्टर इजी है, बस एक बार हमें समझना है, और अगर एक बार समझ में आ गया तो ये चैप्टर इजीली हमारे से कवर अप हो जाएगा। अब दो कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका। बेल्जियम इंडिया से अपर साइड में है, ठीक है, वेस्टर्न साइड में, अप साइड में, ठीक है। वहीं पर श्रीलंका के बारे में बात करें, श्रीलंका हमारे साउथर्न साइड में है, ठीक। तो बेल्जियम के बारे में बात करते हैं। बेल्जियम, it is a small country in Europe with a population of little more than a crore, has an ethnic problem that is highly complex। यानी एथनिक प्रॉब्लम है वहाँ पर, लैंग्वेज वगैरह है उसका मेन इशू वगैरह चलता है, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में इसके बॉर्डर शेयर किए गए हैं, इट हैज़ बॉर्डर विद नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग वगैरह, इनके साथ में क्या है, इसके बॉर्डर है वो शेयर किए गए हैं, ठीक। ये तो इम्पोर्टेंट हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर ये अब थोड़ा समझना ज़रूरी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स, इसको आराम से लिखो, अलग से शेयर करो। ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। यानी 59% लोग हैं वो क्या है, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज है वो बोला करते हैं। 59% लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, 40% people live in Wallonia region and speak French। अगर इन दो पॉइंट को ए और बी, 59% live in Flemish region, 59 एफ है तो इसका मतलब ये नहीं फ्रांस के अंदर तुम डाल दो, इसको दिमाग में रखना, ये डच के लिए है, ठीक है। 59% लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। वहीं पर 40% है वो क्या है, वेलोनिया रीजन के अंदर। ये एरिया डिवाइड है, जैसे हम ईस्टर्न वेस्टर्न बोल रहे हैं वैसे वेलोनिया रीजन है, और वहाँ पर क्या है, के की फ्रेंच। बाकी ये 1% जो है, 1% है वो क्या है, बेल्जियंस है, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। तो क्लियर हो रहा है,
59 + 40 99 99 और 100। अब ये तो हमारा क्या हुआ, ये टारगेट क्लियर हुआ। इन द कैपिटल, जैसे इंडिया कैपिटल न्यू दिल्ली है, वैसे ही क्या भाई बेल्जियम की जो कैपिटल है वो क्या है, ब्रुसल। ठीक है, ब्रुसल्स में क्या है, 80% है वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% है वो डच बोलते हैं। 80% है वो क्या बोल रहे हैं, कि अपने ये बोला कौन सी लैंग्वेज, 80% ब्रुसल्स कैपिटल के अंदर फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% है वो डच। यूँ तो पूरी कंट्री के अंदर देखा जाए तो बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम के अंदर डच वाले हैं वो 59% है, बट जो मेन इनकी कैपिटल है वहाँ पर ये खाली कितने हैं, 20% ही है। ठीक है, माइनॉरिटी ये भाई अब क्वांटिटी में कम ही है, सीधी बात है। ठीक है, 40% ये लोग हैं फ्रेंच वाले। ठीक है, पर इनकी कम्युनिटी है वो क्या है, ज़्यादा रिच और पावरफुल है। ठीक है, यानी ये क्वांटिटी में कम है, पॉपुलेशन वाइज कम है, बट इनकी पॉपुलेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो ये काफ़ी रिच और पावरफुल है। डच के लोग अपनी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इनको वो बेनिफिट्स नहीं मिल सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का, जो इनको बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए। इनको क्या हुआ, काफ़ी लेट है वो डेवलपमेंट है वो मिले। दिस लीड टू टेंशन, इससे क्या हो गया, काफ़ी टेंशन हो गया। दो ग्रुप्स, दो कौन से ग्रुप हो गए, एक डच वाला और एक फ्रेंच स्पीकिंग वाला, ये दो ग्रुप बन जाते हैं। इन दो ग्रुप्स के बीच में क्या हो गई, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है वो क्रिएट होने लग गई। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर है वो भाई ज़्यादा प्रॉब्लम है, सीधी बात है कि जहाँ पर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है बट कुछ जगहों पर आपकी पॉपुलेशन क्या है, कि लो चल रही हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ कौन सी हो गई, डच स्पीकिंग और जो फ्रेंच है वो। ठीक है, डी और एफ, डच स्पीकिंग और फ्रेंच कम्युनिटीज़ है, उनके बीच में ब्रुसल, ब्रुसल क्या है, कैपिटल है किसकी, बेल्जियम की। बिकॉज द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट मेजोरिटी इन द कंट्री, डच स्पीकिंग कंट्री में तो मेजोरिटी के अंदर है। ठीक है, बट माइनॉरिटी में है कहाँ पर, कैपिटल के अंदर। कैपिटल कहाँ पे, ब्रुसल्स के अंदर। ब्रुसल्स के अंदर ये क्या है, माइनॉरिटी में। तो यानी ये कुछ पॉइंट्स है जिसको देख लेना एक बार कि भाई के क्या है, ये सारे पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने। तो इसको एक बार रीड आउट कर लेना कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। डच, 3 नाम याद रखने हैं, डच हो गए। ठीक है, दूसरे अपने फ्रेंच हो गए और जर्मन से वो हो गए। मेनली डच और जो है हमें फ्रेंच है वो याद रखना है। फिर श्रीलंका है, उसके बारे में बात करें। भाई श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका हमें पता ही है, लंका। ठीक है, अभी रामायण हम सब देख ही रहे तो बहुत ज़्यादा हमें पता है। फिर भी ये आइलैंड नेशन है जो कि हमारे साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर दूर है। ठीक है, पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ के आसपास में इसकी पॉपुलेशन होगी, जितनी हमारे किसी एक छोटे से स्टेट है उसके अंदर हो जाती है उतनी पॉपुलेशन के अंदर। अब ये इम्पोर्टेंट है, डाइवर्स पॉपुलेशन है। डाइवर्स पॉपुलेशन कैसे है, डाइवर्स पॉपुलेशन में सिन्हाला यहाँ पर एक मेन कम्युनिटी, जैसे वह फ्रेंच स्पीकिंग है और डच स्पीकिंग है, वैसे यहाँ पर क्या है, सिन्हाला स्पीकिंग है वो 74% है। सिन्हाला स्पीकिंग कितने हैं, 74% सिन्हाला स्पीकिंग है वो यहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है, सिन्हाला स्पीकिंग 74। वही तमिल स्पीकर जो है, तमिल स्पीकर है वो कितने हैं, 18% है। तमिल स्पीकर है वो कितने हैं, 18% के अंदर आते हैं। एक सिन्हाला 74 और तमिल्स है वो 18% के आसपास में है। तमिल आर ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। तमिल्स है वो किसने में डिवाइडेड है, इन 2 ग्रुप्स। वन इज तमिल नेटिव। तमिल नेटिव मतलब है जो प्योरली वहीं के हैं, प्योरली वहीं के हैं, श्रीलंका के हैं, उन्हें श्रीलंकन तमिल्स बोला जाता है। इन 18.13% तो ये हो गए। ठीक है, 18 का 13% नहीं है, यानी 13% ये
और इंडियन तमिल्स यानी ब्रिटिशर्स जो थे इंडियंस को फोरफादर यानी इनके पूर्वज है वो इंडिया से इनको यहाँ पर प्लांटेशन वर्क्स के लिए लेकर आए थे ब्रिटिशर्स के समय। वो 5% यहाँ पर रह गए। तो ये 2 तमिल इधर और एक सिन्हाला। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी और वहाँ पर डच के अंदर यानी बेल्जियम वाली जो है उसकी क्या प्रॉब्लम होगी वो आगे हम देखते हैं। फिर आगे हम कुछ पॉइंट देखें। ठीक है, श्रीलंकन तमिल से वो नॉर्थ और ईस्ट पार्ट के अंदर सिचुएटेड है कंट्री के कौन से नॉर्थ पार्ट और ईस्ट पार्ट के अंदर, जैसे हमारा हिमालय वाला एरिया हो गया और कश्मीर वाला एरिया और आसाम अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। ठीक है, तो वैसे ये श्रीलंकन तमिल्स है वो नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्री है वहीं पर। सिन्हाला जो थे स्पीकिंग पीपल कौन से रिलीजन से बिलोंग करने वाले थे, बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग थे। सिन्हाला स्पीकिंग है वो क्या थे, बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग थे। तमिल्स आर आइदर हिंदू। अब तमिल्स में ये नहीं था, फिक्स नहीं, तमिल लैंग्वेज है, सिन्हाला भी एक लैंग्वेज है और तमिल भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो तमिल्स है वो या तो हिंदू थे या फिर है मुस्लिम थे। ठीक है, दोनों में से कोई एक थे। अब 7% जो क्रिश्चियंस है, ठीक है, 7% क्रिश्चियंस है वो क्या है, या तो तमिल है या फिर क्या है, सिन्हालास है। ठीक है, 7% क्रिश्चियन है वो दोनों ही है, तमिल भी है और सिन्हाला है वो भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक है वो हो सकता है। 7% क्रिश्चियन वो आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। अब यहाँ पर समझने लायक बात, इन बेल्जियम के अंदर है वो डच स्पीकर। ठीक है, बेल्जियम के अंदर है वो कौन से, डच स्पीकर। और श्रीलंका के अंदर है वो कौन से, सिन्हाला स्पीकर। बेल्जियम के अंदर तो कौन से डच स्पीकर हो गए और श्रीलंका के अंदर सिन्हाला स्पीकर। ये दोनों ही क्या कर सकते थे, एडवांटेज ले सकते थे मेजोरिटी का और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लागू कर सकते हैं। पर इनमें से एक कंट्री है वो अपने पहले तो दोनों ही कंट्री एडवांटेज लेती है, बट बाद में है उन दोनों में से खाली एक कंट्री है वो एडवांटेज लेती है और दूसरी कंट्री मना कर देती है, यानी वो कुछ चेंजेस करते हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट मेजोरिटेरियनिज्म। अब इसकी बाद में मैं तुम्हें डेफिनेशन भी दूंगा कि व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब बेसिकली क्या चीज़ है मेजोरिटेरियनिज्म में हम वो पढ़ते हैं। ठीक, Leader of the Sinhala community dominated the government and adopted a series of majoritarian measures. कौन सी कम्युनिटी, सिन्हाला कम्युनिटी। सिन्हाला कम्युनिटी ने गवर्नमेंट पर अपना कब्जा कर रखा था और उसने कुछ मेजोरिटेरियन मेजर्स है वो लागू करे, जैसे कि श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट इन 1948। अभी भी मैं बहुत सारे बच्चों को अगर पूछूँ इंडिया कब आज़ाद हुआ, तारीख फिर भी बता देंगे बट ईयर हमें नहीं पता है। तो भाई आज से इससे 1 साल पहले 1947 को इंडिया है वो क्या हुआ था, आज़ाद है वो होता है। तो 1 साल बाद में यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स का ही रूल था। ठीक है, तो 1948 में इसको भी आज़ाद कर दिया जाता है। 1956 का एक कानून था जहाँ पर सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया था और तमिल्स को इससे दूर रखा गया कि तमिल्स को कहा नहीं भाई तुम्हारे लिए अभी कोई जगह नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या होगी, हमारे यहाँ पर सिन्हाला है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। इंडिया के अंदर है वो हिंदी बोलने वाले बहुत सारे हैं
गवर्नमेंट ने कोशिश भी करी थी कि हिंदी है उसको क्या किया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बनाया जाए, बट काफ़ी बार इसका बाद में है नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, बट बाद में इसका क्या हुआ, विरोध हुआ। फिर बाद में हिंदी को और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रखा गया। तो इंडिया के अंदर है वो मेजॉरिटी पीपल है वो हिंदी बोलते हैं, पर फिर भी है उसकी लैंग्वेज है वो लागू नहीं की गई। फिर एक और पॉइंट था सिन्हाला का। सिन्हाला एप्लीकेंट्स वर फेवर्ड फॉर यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब, यानी सिन्हाला के लोगों को गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटी के अंदर भी काफ़ी मौके दिए जाने लगे। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी स्पेशल प्रोटेक्शन दे रहा है किसको, बुद्धिज़्म को। कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पेशल प्रोटेक्शन दे रहा है किसको, बुद्धिज़्म है उसको। रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी मेक द श्रीलंकन तमिल्स फील दैट, यानी जो ये रिजल्ट थी इनकी पॉलिसीज़ वो श्रीलंकन तमिल से उनको थोड़ा छोटा दिखा रही थी। मतलब कि भाई गवर्नमेंट है श्रीलंका की वो खाली किसका सपोर्ट कर रही थी, इनका सपोर्ट कर रही थी। फर्स्ट पॉइंट कैसे फील कर रहे थे कि लीडर्स को लगा कि गवर्नमेंट है वो हमारे लिए इनसेंसिटिव है रिगार्डिंग लैंग्वेज एंड कल्चर, के हमारी लैंग्वेज और कल्चर के मुकाबले में गवर्नमेंट क्या है, काफ़ी इनसेंसिटिव है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं दे रही थी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो उनको क्या है, इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं दे रही थी। दे वर डिस्क्रिमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेटेड मतलब होता है भेदभाव, अगेंस्ट गेटिंग जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़, यानी भाई इनके साथ में भेदभाव हो रहा था जॉब के मामले में और अलग अलग जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनके मामले में, कि भाई इनके साथ में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा भेदभाव अगर है वो किया जा रहा था कि भाई आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिली है करी है तो ये खाली मोस्टली किसको दिया जा रहा था, कि सिन्हाला कम्युनिटी है उनको तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, वहीं पर इनको जो है तमिल से उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। तो अब इसके बाद में देखिए कि भाई श्रीलंकन तमिल्स ने किस चीज़ की डिमांड करी। श्रीलंकन तमिल्स है उन्होंने किस चीज़ की डिमांड है वो करी। अब डिमांड्स इम्पोर्टेंट, डिमांड में सबसे पहला इन्होंने कहा कि भाई जैसे सिन्हाला को आपने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है वैसे तमिल को भी क्या बनाओ, ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बनाओ। ठीक है, रीजनल ऑटोनॉमी, रीजनल ऑटोनॉमी मतलब होता है हमें अपने एरिया के अंदर आज़ादी दो। कौन सा एरिया था भाई, किस एरिया में रहते थे ये लोग, दो डायरेक्शन बताइए, विच डायरेक्शन, या ठीक है, नॉर्थ एंड ईस्टर्न, ईस्ट। ठीक, नॉर्थ और ईस्ट के अंदर इनको रीजनल अपॉर्चुनिटी दो। फिर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, यानी जॉब और एजुकेशन के अंदर क्या मिलनी चाहिए, इनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि ये क्या हो सके, आगे है वो बढ़ सके। फिर इन्होंने है वो कहा कि भाई हमारे लिए डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट तमिल इल्लम, इल्लम मतलब स्टेट, तमिल स्टेट है वो क्रिएट करो। पहले तो आज़ादी मांगी, फिर अब का हमें ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका और नॉर्थन पार्ट है वहाँ पर क्या मिलनी चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस की, हम जो चाहे वो करें, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज़, दो कम्युनिटीज़ के बीच में जब डिस्ट्रस्ट होता है तो इससे क्या होता है, भयंकर कॉन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट होती है। और जब ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिविल वॉर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इट सून टर्न्ड इनटू सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब होता है जब कंट्री के अंदर ही लोग आपस में लड़ना शुरू कर दे तो उसे क्या बोला गया है, सिविल वॉर है वो बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अकोमोडेशन मीन्स बैलेंस,
यानी बैलेंस किस तरीके से किया जाएगा बेल्जियम के अंदर। बैलेंस किन के लिए किया जाएगा? दो कम्युनिटी जो स्पीकिंग है फ्रेंच और डच है, उन लोगों को साथ में लेकर चलने के लिए है अकोमोडेशन बनाया गया बेल्जियम के अंदर। बेल्जियम में हम लोग बात करें कि भाई लीडर है, उनको पता चला क्या है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं रीजनल या कल्चरल लेवल पे। कैसे? रीजनल या कल्चरल लेवल पे। सो दे अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम। इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई कि 2-4 बार इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड मतलब होता है बदलना, चेंज करना। अब चेंज क्यों करा? ताकि कि किसको बेनिफिट मिल सके? फ्रेंच और डच के लोगों को, दोनों को बेनिफिट मिल सके, ताकि कंट्री के अंदर हर कोई एक साथ में है वो रह सके। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है वो हम लोग देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछने लायक क्वेश्चन भी है कि भाई बेल्जियम मॉडल है उसको लोगों ने क्यों सपोर्ट करा, गवर्नमेंट ने भी इसका क्या कारण था सपोर्ट करा। वहीं पर अगर श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका ने खाली सिन्हाला कम्युनिटी को है सपोर्ट करा, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है? सिविल वॉर है वो हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करते हैं कुछ, अभी बहुत 4 पॉइंट होंगे इसके अंदर। ठीक है, अब इन 4 पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट है उसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई ये फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहना चाहता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शॉल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि नंबर ऑफ डच और जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। कहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मेंबर्स होंगे उनके नंबर्स है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, यानी सेंट्रल। सेकंड पॉइंट बोलता है मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारी पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो किसे दी गई? स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी। ठीक है, कंट्री के अंदर जो 2 रीजन्स है उसमें बहुत सारी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट को दी गई। अब फिर इम्पोर्टेंट, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट मतलब आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डायरेक्टली आंसरेबल नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट तो बोलता है कि डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इक्वल कर दी गई। जैसे इंडिया में लोकसभा है, ठीक है, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर इक्वल मेंबर, वैसे ही है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है अपनी कुछ पावर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट को देगी, बट स्टेट गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली आंसरेबल नहीं है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर हमें पावर दी है तो हमें हर चीज़ का उसको आंसर देना होगा। अगर बेनिफिट वाली चीज़ है तो दो, नहीं बेनिफिट की है तो मत दो। फिर नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, ब्रुसल है सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसल जो कि कैपिटल है वहाँ पर एक अलग से सेपरेट गवर्नमेंट होगी जिसके अंदर दोनों कम्युनिटीज़, भाई जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हमने डच स्पीकिंग और फ्रेंच को है इक्वल प्रोपोर्शनेट दिया है कि भाई डच के ज़्यादा लोग होते हुए भी हमने फ्रेंच को भी इक्वल मौका दिया, तो वही ब्रुसल के अंदर अगर फ्रेंच के लोग भले ही ज़्यादा है पर डच के लोग कम हैं तो भी हम इक्वल रिप्रेजेंटेटिव देंगे। कहाँ पर? ब्रुसल के अंदर। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनको करना ही था, सीधी बात है। अगर यहाँ से एक्सेप्ट नहीं करते तो उनको पूरी कंट्री में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, इसीलिए क्योंकि डच लोग मेजॉरिटी में होने के बावजूद कंट्री में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो ये और थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर बनती है जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला गया है। क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक, कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में हम लोग बात करें, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। भाई जिस एरिया के अंदर जिस कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, उस लेवल के गवर्नमेंट तैयार करते हैं जिसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जिस एरिया में फ्रेंच स्पीकिंग है उनमें फ्रेंच, जिस एरिया में डच है डच,
और जैसे कि हम जर्मन्स को बोल रहे हैं वो भी 1% है, तो जर्मन्स को भी क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट में मौका दे रहा है। इससे गवर्नमेंट है उसको क्या मिला, काफ़ी ज़्यादा है वो फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर ब्रुसल के अंदर यूरोपियन यूनियन है, उसका हेडक्वार्टर है वो भी बना हुआ है। किसका, यूरोपियन यूनियन है उसका हेडक्वार्टर भी है, क्योंकि ब्रुसल्स का कामकाज जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो देखने को मिलता है कि भाई गवर्नमेंट ने लोगों के फ़ायदे के लिए है वहाँ पर काम करा है। अब फिर कुछ हम लोग डेफिनेशंस देख लेते हैं भाई, या मीनिंग देख लेते हैं कि क्या क्या वर्ड थे, कुछ एक खास इसके बारे। एथनिक, एथनिक का मतलब होता है सोशल बेस्ड डिवीजन बेस्ड ऑन अ शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर सेम कॉमन डिस्टेंस बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ। यानी कि भाई सोशल बेस्ड डिवीजन है वो होगा जिसके अंदर कल्चर्स वगैरह है वो शेयर किया जाए, सेम एथनिक ग्रुप है उसके हिसाब से, ताकि क्या हो, सेम कल्चर के लोग एक साथ में रह सके। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी, पर ये ज़रूरी नहीं है कि भाई सेम रिलीजन और सेम नेशनलिटी हो। जैसे कि भाई जैसे हमने के पढ़ा था श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका में क्रिश्चियंस जो थे, क्रिश्चियंस है वो अलग अलग थे, मतलब कि भाई जिनका क्या था लैंग्वेज, कोई है वो तमिल्स बोल रहे थे, कोई सिन्हाला है वो बोल रहे थे। तो इट डिपेंड कि भाई बेल्जियम के अंदर भी अगर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो क्रिश्चियन भी हो सकता है, फ्रांस के कॉमन पीपल भी हो सकते हैं, या और कोई भी हो सकता है। ठीक है, हिंदू अदर कोई भी, तो रिलीजन और नेशनलिटी हो वो कोई जरूरी नहीं। आज हम लोग हैं वो क्या है, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं करते हैं, अगर हम इंडियन है, बट अगर बेसिकली बात की जाए हम अपने में एथनिक कल्चर मारवाड़ी कल्चर आ जाता है, तो इस तरीके से बिलोंग करता है। क्या एथनिक मतलब क्या हो गया, या कि भाई के वहाँ पर जो उनकी कल्चर है उसको बिलोंग करने वाले सेम ग्रुप के लोग हो, उस पर डिपेंड करता है। फिर जैसा कि मैंने बोला था, मेजोरिटेज़म एक थ्योरी है जिसके अंदर सिग्निफाई किया गया है दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट इज नोन एज मेजोरिटेरियन। ठीक है, a concept which signify a belief that majority community should be able to rule a country in whichever way it want it नोन एज मेजोरिटेरियन। जैसे कि श्रीलंका के अंदर मेजोरिटेरियन कम्युनिटी है, वो चाहती थी जैसे है वो रूल कर सकती है, वो उसने अपने सिन्हाला कम्युनिटी, सिन्हाला लैंग्वेज है उसको प्रायोरिटी दी, बुद्धिस्ट को प्रायोरिटी दी, वहाँ के स्टूडेंट्स है वो सिन्हाला से बिलोंग करने वाले लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। ठीक है, इससे काफ़ी बार माइनॉरिटी है वो नाराज हो जाती है। फिर सिविल वॉर होता है, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप विद इन अ कंट्री इज नोन एज सिविल वॉर। यानी कि भाई एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होगा किसके बीच में, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, कि दो ग्रुप्स है वो आपस में भिड़ जाए जब उनकी बात है वो नहीं मानी जाए, जैसे सिन्हाला या तमिल हुए इनके, तो इनके बीच में जब काफ़ी बार है वो क्या होती है, लड़ाई वगैरह होती है, तो इससे एक वॉर की सिचुएशन बढ़ जाती है कंट्री के अंदर। ठीक है, और काफ़ी बार गवर्नमेंट को भी इससे नुकसान है वो होता है। ठीक, अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर, अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स रिगार्डिंग वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग लिमिटेड क्वेश्चन आई विल गिव यू so that you can do it easily in a day. Now, first question is what does the term power sharing signify? First question है वो क्या है, what does the term power sharing signify? Then second question, what is ethnic composition? Then third question, what was the special problem of Dutch speaking in Belgium? Fourth question, why was the act of 1956 passed? वाई, और ये बताना है किस कंट्री का है, क्योंकि अभी तो कंट्री भी तुम्हें बतानी होगी। ठीक है,
फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड श्रीलंका तमिल स्टार्ट देयर स्ट्रगल। तमिल है, उन्होंने स्ट्रगल कैसे करा। इन्होंने एक ग्रुप भी बनाया था, मैंने नाम नहीं बताया, ये तुम्हें ढूंढना है, ठीक है, उस ग्रुप का क्या नाम था, और उसके बाद में आगे उसका आंसर लिखना है कि कैसे उन्होंने है वो स्टार्ट करा। वाई डिड द बेल्जियन लीडर्स अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम, 4 बार है वो उन्होंने बदलाव क्यों करा, ठीक। फिर व्हाट इम्पोर्टेंस लाई विद ब्रुसल, ब्रुसल्स के साथ क्या खासियत वो करती है, जो हमने पढ़ा है वो उसमें से बताना। फिर व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, और डिफाइन द टर्म सिविल फॉर, ठीक है। ये तो वेरी शॉर्ट के कुछ आंसर्स है। नेक्स्ट अब इसके बाद में कुछ है वो क्या है, शॉर्ट आंसर्स है। अब शॉर्ट आंसर पे देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, 1 से 6 तक ही अपने, ठीक है। 6 क्वेश्चन करने हैं। व्हाट वर द सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर। सेकंड, व्हाई द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज वेरी कॉम्प्लेक्स। थर्ड, what lead to tension between Dutch speaking and French speaking communities during 1950s 60s. Take give an account of ethnic composition of Sri Lanka. What made Sri Lankan Tamils feel alienated, and why did civil war break out in Brussels. ठीक है, ये कुछ 6 पॉइंट्स है वो इसमें दिए गए हैं। क्या सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर, एथनिक कंपोजिशन, ये सारे 6 पॉइंट्स है वो तुम लोगों को कवर अप करने हैं कि भाई किस तरीके से क्या क्या है, ठीक है। डिटेल में आंसर लिखो ताकि इजीली और साफ़ सुथरी राइटिंग के अंदर लिखना, ताकि तुम्हें पता चल जाए। लॉन्ग आंसर में देखा जाए खाली एक ही लॉन्ग आंसर है, वो तुम्हें है वो कंप्लीट करना है। लॉन्ग आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द मेन एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। बेल्जियम मॉडल वही अकोमोडेशन वाला जो है, उसमें से तुम लोगों को देना है कि मेन एलिमेंट बेल्जियम मॉडल है उसके बताओ, ठीक है। Then some multiple choice question, you have to do some multiple choice question also. First question, Belgium has border with Netherlands, France and Dash. Second question, people who live in Flemish region speak Dash language. ठीक है, बताया था कि F हो तो वही F नहीं आएगा, इसकी जगह कुछ और है, देख लेना कौन सा है। फिर थर्ड, people live in Wallonia region and speak French. Fourth, what is capital of Belgium? Fifth, what percent of Belgians speak German? Sixth, Sinhala speaking people are Dash. Seventh, Sri Lanka became independent in Dash. Eighth, Dash live in Flemish region and speak Dutch language. Dash live in Flemish region and speak Dutch language. फिर नाइन्थ, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली डैश एंड डैश, यानी फ्रेंच की स्पीकिंग कम्युनिटी है वो क्या थी, ठीक। फिर टेंथ, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसल डैश % ऑफ पीपल्स फ्रेंच वाइल डैश आज डच स्पीकिंग, ठीक है। ये इतने ऐसे क्वेश्चन है हमें करने हैं, और उसके बाद में आराम से मुझे करो। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, बाय।